नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की यह कक्षा। और हाँ, आवाज़ तो आ रही है, चेक कर लिया मैंने। और सभी साथी जुड़ जाए जल्दी से, और जो भी साथी जुड़ रहे हैं, ठीक है, चलो सारे साथी जुड़ जाओ बेटा जल्दी जल्दी। और देखो, आइए हम आपको आंसर की देते हैं। देखो बेटे, हम अपनी तरफ से पूरा हर प्रश्नों को समझा के आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे बेटा, ठीक है। अगर बाय द वे एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं तो आप देखिएगा, बशर्ते होगा नहीं बेटा, हमने खूब मेहनत से तैयार की है। बाय द वे पढ़ने में कभी गलती हाँ नहीं की हो जाए या कुछ त्रुटि हो जाए, उसके लिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं, पर होना नहीं है। आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल एक भी मिनट बिना रुके हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और पहले तो सभी जो साथी जुड़ चुके हैं, जरा सा एक बार कमेंट कर दे कैसा रहा पेपर आपका। यद्यपि मैंने देखा कि पेपर में व्याकरण का पोर्शन बहुत ज़्यादा था, साहित्य का पोर्शन बहुत कम था, और व्याकरण अच्छे स्तर का व्याकरण था। कुल मिलाकर के पेपर बढ़िया था। और मैंने बार बार आप लोगों से एक बात कही थी, जब भी मैं पढ़ाता था आपको, बार बार आप लिखते थे सर क्या टीजीटी से कम रहेगा, टीजीटी से हल्का रहेगा, ये किस स्तर का। मैंने बार बार आप लोगों से एक ही बात कही थी बेटा, कि पेपर के स्तर को हम आप डिसाइड नहीं करते, पेपर का स्तर डिसाइड करता है पेपर बनाने वाला। आपने देखा टीजीटी के पेपर का स्तर क्या था और इस पेपर का स्तर क्या। इसे मैं एक अच्छा पेपर कहूंगा, बढ़िया पेपर कहूंगा ना। और व्याकरण के अच्छे प्रश्न हैं, बढ़िया प्रश्न हैं, तो नो डाउट जो है प्रश्न जो है, हाँ, सब लोग, अक्ता जी, अंजू जी, शोभा जी, और इसमें से कौन कौन बिहार गया था जल्दी जल्दी बता दें और साथियों को शेयर कर दें। कौन कौन बिहार गया था जल्दी बता दें और साथियों को शेयर कर दें। और आइए, हम आपका समय नहीं लेंगे, क्योंकि हर बच्चे को एक ही चीज की बेसब्री है कि कुछ प्रश्न उसके उलझे हुए हैं कि भाई इसका सर क्या उत्तर दे रहे हैं, हम उत्तर मिलाएं। तो मैं बस उतना ही करूंगा बेटा, क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। व्याख्या जब आपको जाननी हो, आप एक दिन में, 2 दिन में, जब आप कहेंगे, मैं सेशन लगा के जितने क्वेश्चन कहेंगे मैं व्याख्या करा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। आज केवल आंसर लो हमसे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा, देखो गद्यांश आपने पढ़ रखे हैं, गद्यांश मुझे पढ़ाना नहीं, मैं उत्तर बताता चल रहा हूं। कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, यहां देखिए सीधा सीधा लिखा है। देखिए अब इन्होंने कैसे फंसाया है, अच्छा प्रश्न इसको कहते हैं। पेपर बनाने वाले ने मेहनत की है, मुझे, मैं कोटिशा धन्यवाद दूंगा जिसने भी ये पेपर सेट किया है। क्योंकि देखो यहां इन्होंने विश्व दिया है, बच्चा जल्दी से यहां अटक सकता है। नीचे पूरा विश्व, यहां देखो बेटा क्या लिखा है, पूरा विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो निश्चित रूप से जो है, जिसने भी पेपर बनाया उन्होंने खूब मेहनत की है। ओहो राजीव जी यार, नहीं बेटा, यही मिलेगा बेटा। नमस्ते रतिपाल जी। चलो, और दूसरा, परिवर्तन का परिदृश्य क्या है, ज्ञान, वैज्ञानिक तकनीक विकास क्षेत्र। अब देखो बेटे, ये एक ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को लेकर बच्चों में काफी उहापोह मची हुई है। बार बार बच्चे ये कह रहे हैं कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, जैसे देखिए यहां लगा भी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ज्यादातर बच्चों को लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहां बिग डेटा लिखा है, यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है ना, और यहां जो है बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है। लेकिन देखो बेटा, इसका उत्तर बी होगा, मैं आपको पहले से बता दूं, इसका उत्तर बी होगा, डी उत्तर नहीं होगा इसका। मैं बताऊं क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक से अधिक तब माना जाता है जब तीनों आंसर अलग अलग हों और सही हों, तब एक से अधिक माना जाता है बेटे। यहां बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये इसी में है, तो ये अलग नहीं माना जाएगा। इसलिए आप लोग जान लें कि इसका उत्तर बी ही होगा, डी उत्तर नहीं होगा। ठीक है साथियों, अब क्या कहें राजीव जी ना। हाँ, यस यस गुप्ता जी यही है बेटा। अब राजीव जी क्या कहें, चलो समय की मांग मांग मान लो आप। चलिए, मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी, अकुशल कामगार। ठीक है बेटा,
मैं थोड़ा बड़ा टिक करूं, और अगर आपको देखने में जरा भी दिक्कत हो तो इससे ज्यादा बड़ा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा करने पे फट जाएगा, तो मतलब पेपर का वो, तो इसलिए आपको अगर दिक्कत हो तो आप मेरे प्रश्नों को सुन के सॉल्व करिएगा। कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो देखो बेटे, अब यहां डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, गणित, अब आप यहां देखिए इन्होंने दिया है ना कि डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग, ये देखिए ये इन्होंने दिया है बेटा ना, मांग बढ़ेगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमारा इसमें से हो जाएगा एक से अधिक, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, देखो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये मैं हटा के फिर से मार दे रहा हूं, तो ये हो गया क्लियर। अब यहां एक से अधिक होगा, क्यों? क्योंकि यहां डेटा साइंस अलग है, कंप्यूटर साइंस अलग है, गणित साइंस अलग। चलो अगला पेज लेते हैं बेटा, बिना एक भी मिनट गंवाए हम नए रास्ते हमें नए रास्ते खोजने होंगे, किसके लिए ना, तो 76 ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि के लिए। अब यहां भी सेम देखिए, ऊर्जा के लिए ऊपर दिया है ना, लेकिन नहीं, ऊर्जा चूंकि इसमें भी आ गया इसलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, हाँ, नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है ना। अब यहां आप देखिए क्वेश्चन नंबर 77 नए कुशल कामगारों की जरूरत, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान। अब आप यहां प्रश्न को जब देखेंगे बेटे, तो यहां देखिए जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान के क्षेत्र में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि यहां जो है इन्होंने ये सब दिया है ना, आप देखो कह रहे हैं कि किस क्षेत्र में ज्यादा कुशल कामगारों की जरूरत होगी, तो जीव रसायन भी दिया, भौतिक कृषि भी दिया, जलवायु विज्ञान भी दिया, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक ये है। महामारी रोकने के लिए आवश्यक है संक्रामक, अब देखिए यहां रोग प्रबंधन, यहां चिकित्सा नहीं, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों का विकास, पीछे साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ बताना नहीं। भारत कैसा देश विकसित देश बनने में अग्रसर है? क्या है, 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए कौन बढ़ रहा है? भारत बढ़ रहा है। बिल्कुल बेटा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी शेयर करो सब लोग यार, शेयर करो और साथियों तक पहुंचाओ, साथियों तक पहुंचाओ जो बिहार देकर आए हैं, उनसे कहो कि भैया गुरुजी लाइव है, आ जाओ। चलिए अब ये वाला हमारा आ गया, इसमें कह रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी के समय, ना कि इन्होंने दिया है कि बंग पत्रिका पहले बंकिम चंद्र चटर्जी चलाते थे फिर बंद हो गई, बाद में उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चलाया, 1901 में शुरू किया। ठीक है, तो बंकिम चंद्र, यहां साफ साफ लिखा है बेटा कि जो है हां यहां है, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संचालित बंग दर्शन मासिक पत्रिका उनके देहांत के बाद बंद हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक में पुनः प्रकाशित करना, यह साहित्य द्वारा, ये देखिए सामाजिक प्रगति का एक साधन तो था ही, पर रवि बाबू के माध्यम से राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाया करते थे। जब दक्षिण अफ्रीका में बोअर जाति के जो है गोरों ने जो है दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या गोरों ने की, तब रवि बाबू ने गोरों के इस घृणित कार्य का विरोध करने के लिए लेख बंग दर्शन में लिखे। इस मासिक पत्रिका में टैगोर की साहित्यिक कृतियां प्रकाशित थी। उनकी समस्त कृतियों का उद्देश्य, अब यही देखिए ना, ये दिया है उनकी समस्त कृतियों का उद्देश्य मनुष्य का मानसिक उच्च स्तर हो और मनुष्य निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। जनगण मन अधिनायक कविता तो देश प्रेम की सच्ची अनुभूति का भंडार है, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर ली गई। ठीक है बेटा, तो अब चलिए मैंने आपको पढ़कर सुना भी दिया जल्दी जल्दी, ताकि जो है आपका तो ये क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य क्या था? साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति ना, ये है ना, साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति, ये दिया है इन्होंने ना, तो बिल्कुल क्लियर हो गया सबको। दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? ये अभी मैंने ये पढ़कर बताया कि जब ये है ना जो है जब उन्होंने बोअर जाति के लोगों की हत्या की। ठीक है बेटा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, धन्यवाद बेटा।
चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटे, कारण जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण है। रवि बाबू की संवेदनशीलता, इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। यही तो हमने अभी देखा था, यही तो हमने देखा था बेटा, वहां दिया था उन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन 1901 में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा ये देखिए, बंग दर्श यहां यहां कुछ बच्चे इस पॉइंट पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के निधन के बाद बंग दर्शन बंद हो जाने पर, नहीं, बंग दर्शन बंद हो जाने पर काफी दिन तक बंद रहा, फिर 1901 में इन्होंने साफ साफ लिखा, इसलिए यही उत्तर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य क्या था ना, तो हम लोगों ने इस बात को स्पष्ट वहां देखा बेटा, लिखा था कि मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। आप देखो यहां साफ साफ लिखा है ना कि साहित्य जो है उनकी समस्त साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य मनुष्य अपनी मानसिक उच्च स्तर उच्च हो और मनुष्य निम्न प्रवृत्तियां त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटे कि किस मिट्टी से देह बनी है, किस मिट्टी से देह बनी है गंगा। ये थोड़ा सा ये गद्यांश पढ़ना कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत वाला है। कह रहे हैं कि जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया है, उसे मत भूलना, किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना से विमुख न होना। तो अब कह रहे हैं किस मिट्टी से देह बनी है, तो यह कह रहे हैं जिस भूमि की मिट्टी, तो भारत की चर्चा है तो भारत भूमि हो गया। किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है, तुमने गंगा का निर्मल जल पिया है, साफ साफ दिया है बेटा यहां। अगला कह रहे हैं जिसकी कोख से जन्म लेने की बात कही है, तुमने सरस्वती की कोख से दूसरा जन्म लिया है। ठीक है। किसकी काम करते हुए उपासना की गई, सावित्री माता की उपासना की गई है। और यहां तक पैराग्राफ हो गया समाप्त। अब 90 से व्याकरण के क्वेश्चन शुरू हो गए। लेखक, अच्छा अभी ये है, लेखक ने किसके गौरव की बात कही है। हाँ ये चीज थोड़ा सा देखना, ये वाला क्वेश्चन था बेटा। कह रहे हैं कि भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे ना, तो इसलिए यहां जो हमारा उत्तर सही होगा वो भारत माता हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहां थोड़ा सा देखना बेटे, क्योंकि मुझे जो लगता है तमाम जो है कि इन्होंने यही कहा कि भारत में रहते हुए उसके यश को उज्जवल करोगे, और प्रश्न में पूछ रहे हैं किसके गौरव की बात कही है। तो यहां थोड़ा सा मामला यही है बेटे, यहां जो मामला है वो यही है कि तुमने मिट्टी से देह बनी है, जिस गंगा का तुमने जल पिया है, जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र, तो भाई मेरे हिसाब से यहां जो गौरव की बात की जा रही है वो भारत की बात की जा रही है, इसलिए भारत भूमि ही सही होनी चाहिए। चलो यहां से ये खत्म हो गया बेटा। अब हम यहां से व्याकरण के प्रश्न शुरू करते हैं, और इसमें ध्यान रखना प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बहुत बार आपको बताया गया है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक ना, और उसके बाद संबंधवाचक, तो 6 भेद हैं। सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से नहीं होता, यह प्रश्न बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और इस प्रश्न को जो है थोड़ा सा देखना बेटे, क्योंकि हमें कई बार लगता है, देखो सर्वनाम, मैं यहां बता दूं, साफ साफ लिख दूं, वासुदेव नंदन प्रसाद जी की किताब उठाना, साफ लिखा हुआ है, हर किताबों में लिखा हुआ, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। सर्वनाम का लिंग की दृष्टि से, सर्वनाम का लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता, सर्वनाम का लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता, यह बात आप ध्यान रखना। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी फिर मेरा, मेरी, नहीं, यहां जब हम सर्वनाम की बात करते हैं बेटे, तो हम 11 सर्वनाम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 11 सर्वनाम। तू, मैं, तू, आप, यह वह, ठीक है, यह वह, कोई कुछ, कौन क्या, जो सो, हम इस केवल 11 सर्वनाम, और इन 11 सर्वनामों का कोई परिवर्तन नहीं होता, वह जाता है, वह जाती है, मैं खाता हूं, मैं खाती हूं,
ठीक है, तुम जो है यह लड़का है, यह लड़की है, या यह खड़ा है, यह खड़ी है, जो भी है अपना, तो इसका परिवर्तन नहीं होता। अब लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता, तो देखो बेटा लिंग यहां भी दिया है, लिंग भेद यहां भी दिया है, लिंग यहां भी दिया है, तो ये सब गलत हो गए, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखो विशेषण को हम बांटते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, चार भेद करते हैं। तो गुण है, संख्या है, संज्ञा तो है नहीं, गुण है, संख्या है, परिमाण है। गुण है, देखो यहां संज्ञा नहीं है तो गड़बड़ हो गया, परिमाण है, गुण है, सर्वनाम है। अब देखो, अब यहां एक बात ध्यान रखना बेटे कि इसमें मामला ये फंस रहा है कि जो हमारे चारों भेद हैं, चारों भेदों में से गुणवाचक, चलो ये तो कट गया, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और यहां आ गया सार्वनामिक। ठीक है, अब माजरा यही है बेटे कि इसका मामला थोड़ा सा इस क्वेश्चन का मुझे नहीं लग रहा है कि ये किस तरह से जो है इस क्वेश्चन को दिखाएंगे। ठीक है, ये जो है किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से एक से अधिक होना चाहिए, पर आप देख लेना क्योंकि मामला यहां ये, लेकिन अब ये दो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट दो हो रहे हैं, तो इसलिए जो है भाई यहां भी परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ये दोनों सही हैं, तो एक से अधिक होना चाहिए। पर समस्या यह है कि गुण यहां भी है, गुण यहां भी है, परिमाण यहां भी है, रिपीट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये प्रश्न मुझे बेटा दिक्कत का लगा। हो सकता है मेरे लेवल पर ही हो, पर नो डाउट हो सकता है कुछ लोगों ने इसके अलग अलग आंसर बताए हों, मुझे नहीं पता था। हाँ हाँ, सुजीत जी, संजीत जी, मैंने साफ साफ कहा है, हाँ अंजू जी, मैंने साफ साफ आपसे कहा है बेटे कि इससे ज्यादा बड़ा अगर मैं पीडीएफ करूंगा तो ये बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसलिए आप क्वेश्चन सुनिए मुझसे और क्वेश्चन सुन करके साफ साफ उत्तर दीजिए, अपने से मिलाते रहिए बाबू। ठीक है, उत्तर मिलाते रहिए बेटा मेरे। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन मिलाते रहो बाबू। ठीक है भैया, यस यस लिखें एक बार। अच्छा अच्छा, 71 मैथ होगा, पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगला है हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। को के लिए, अब अगला क्वेश्चन आ गया 95, को के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो आप जानते हैं संप्रदान कारक का चिन्ह है को और के लिए। क्लियर हो गया सबको? संप्रदान कारक का हो गया। कारक 94, कारक के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं, बहुत बार मैंने बताया है। दूसरा 95 में कह रहे हैं को और के लिए का प्रयोग किस कारक के चिन्ह में होता है? तो इसका प्रयोग संप्रदान कारक के चिन्ह में होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। देखो आप लोगों ने बार बार 96, क्वेश्चन नंबर 96 में सी सही है। बार बार मैंने आप लोगों को बताया था, कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वहां हमेशा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। क्लियर? चलो 97, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय और जैसे ही समय आया, समय माने काल, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध होता है या उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। तो 97 में बी सही है बेटा, मिलाते रहना। 98, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। खूब खूब हमने बहुत बार जो है पढ़ा है, हेतु हेतुमत भविष्य काल, पर यहां हमें केवल भविष्य काल बताना है, तो 98 का ए सही है, भविष्य काल। 99, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे अर्थ का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए कि जैसे हमने एक शब्द लिया बेटा त्रि, एक शब्द हमने, या छोड़ो जाने दो, साधारण सा लूं ना, अगर मान लीजिए हमने एक शब्द लिया जो है लंबो, लंबो जैसे लंबा, एक शब्द लिया लंबा, एक शब्द लिया उदर, तो लंबा उदर मिलकर बन गया लंबोदर।
यही कह रहे हैं ना। और लंबोदर का तीसरा अर्थ हो गया गणेश जी। तो यही तो कह रहे हैं कि जब तीसरा अर्थ बनता है तो क्या होता है, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। बी 99 में बी इज द राइट आंसर। मैं बोल रहा हूं बेटा, मिलाते चलो बाबू, ठीक है। हाँ, 99 में बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, चलो जो बच्चे हम पेपर नहीं दिए गए वाले फ्रॉम, चलो जाने दो बेटा, कोई बात नहीं। जो देकर आए हैं वो कमेंट करेंगे जरा सा। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन है। अगर मेरे बच्चे को ये प्रश्न जिंदगी में नहीं फंसा सकते, मेरे बच्चे को पता है एक चोटी बांध के आएगी तो गुण होगी, दो चोटी बांध के आएगी तो वृद्धि होगी, और एक चोटी बांध के यहां केवल महोत्सव आया है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव, अधन उ बराबर ओ बराबर गुण संधि। क्लियर हो गया। चलो, आ के बाद ये कह रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए हो, और ये दोनों मिलकर के अय बन जाएं, तो यहां कौन सी संधि होती है, तो आपको पता है यहां वृद्धि संधि होती है। तो 101 में सी वृद्धि संधि। 102 सौजन्यता, उज्ज्वल, उज्ज्वल में आधा ज पूरा ज वल लिखा है इन्होंने, और भ्रातागण कह रहे हैं इनका शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखो बेटा, सौजन्यता का शुद्ध रूप सौजन्य होगा, सी सही है 102 में। उज्ज्वल में दो आधा ज वाला सही होगा, और भ्रातागण का भ्रातृगण होगा, और उपरोक्त का उपर्युक्त होगा। चार शब्द हैं, तो सौजन्य, उज्ज्वल, भ्रातृगण, उपर्युक्त। 102 में सी सही है। 103 मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, यह एक अशुद्ध वाक्य है। कह रहे हैं इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो ध्यान रखना बेटे, इसका शुद्ध रूप सी होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। अब देखो, मैं ए क्यों नहीं है, मैं अपनी बात का होगा ही नहीं, बात की होगा ना, या बात के होगा, बात के स्पष्टीकरण करने के लिए। और जब स्पष्टीकरण आ गया तो उसमें करने का मतलब ही नहीं है। मैं अपनी बातों, यहां बात है तो बहुवचन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, तो सी इज द राइट आंसर। 103 में सी मिलाते रहना बेटा। 104 सर्प का पर्यायवाची नहीं है, भुजंग भी होता है, उरग भी होता है, रजनीचर राक्षस का पर्यायवाची होता है बेटा, इसलिए 104 में ए पहला ऑप्शन सही है। 105 तुम्हारी जेब खाली है, जेब का लिंग क्या है। तो देखो बेटे, हमें पता है कि जेब, अगर हम देखें तो जेब, जेब कटी कि जेब कटा, तो आप कहोगे नहीं सर जेब कटी, इसका मतलब जेब स्त्रीलिंग होता है। बिल्कुल क्लियर। बड़ी जेब की बड़ा जेब, आप कहोगे नहीं सर बड़ी जेब, है कि नहीं। तो इसलिए चलो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ये मैंने आप लोगों को जब भी क्रिया की चर्चा चली थी, सकर्मक अकर्मक की, मैंने याद होगा बार बार कहा था, वासुदेव नंदन प्रसाद जी में कुछ उदाहरण है, लजाना, भरना, घबराना, याद आया। लजाना, भरना, घबराना, कौन टीचर यार इतना क्लियर क्लियर बताएगा कि यहां जाकर ये बात पढ़ना, ये क्वेश्चन आता है। मैंने साफ साफ कहा था कि वहां कुछ उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों को दिमाग में बिठा लो, कौन सकर्मक कौन अकर्मक। और देखो सेम उदाहरण है, आप जाके खोल के देखिएगा किताब। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं अपना घड़ा भरता हूं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक, यहां बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये पूरा पद क्रिया का है बेटा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, आप जाके किताब देखना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, सीधा सीधा बता दिया। अगर बहुत से बच्चों को लगेगा भरता, भरना क्रिया है, क्या भरता है, घड़ा भरता है ना, ये सकर्मक है, गुरुजी गलत बता रहे हैं, गुरुजी गलत नहीं बता रहे हैं। मैंने आपको साक्ष्य बता दिया, जाकर के खोल के देख लेना, किताब खोलना वासुदेव नंदन प्रसाद जी की हिंदी व्याकरण वाली, और जहां सकर्मक अकर्मक उन्होंने लिखा वहीं लास्ट में देखना, उन्होंने लिखा है घबराना, लजाना, ललचाना, भरना, ये कुछ ऐसी क्रियाएं जो प्रयोग के अनुसार सकर्मक अकर्मक दोनों होती हैं, और वहीं उन्होंने ये चीज लिखी है ना। 65 आ रहा है, ठीक है।
ठीक है। हाँ, दीपा जी कह रहे हैं कि सर आपने जाते जाते बताया था। मैंने कहा आप लोगों से, मैंने ये बात कई बार कही थी। मैंने ये बात आपको साफ साफ, देखो हमारे बच्चे भी कमेंट साफ साफ कर रहे हैं कि हाँ सर आपने जाते जाते ये चीज कहा था कि वहां से ये चीज खोज के पढ़ लेना जरूर एक बार ना, क्योंकि हमें पता है ना क्वेश्चन कहां से बनते हैं, कहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलो, क्रिया के उस रूपांतर, क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं? कर्ता की प्रधानता। अब इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, आंख मूंद के मार देना, ए इज द राइट आंसर। 107 में पहला आंसर सही है, कर्तृवाच्य। 108 आकर्षण, ये अभी जल्दी ही मैंने कराया था, आपको याद होगा सॉल्व कराते समय आकर्षण का विकर्षण जो है मैंने अभी जल्दी ही आपको कराया था, और कहा भी था कि अच्छा अच्छा जो है विलोम है पूछा जाता है, आकर्षण का विकर्षण। तो 108 आकर्षण वाले में सी विकर्षण सही है। 109 आदि से अंत तक आद्योपांत, 109 में तीसरा सही है, सी आदि से अंत तक आद्योपांत। ठीक है। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जैसे दिन दीन, दिन दीन, दिन माने डे, दिवस दिवा, और दिन माने गरीब। तो ये क्या है? ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 110 में दूसरा सही है, बी। 111 इनमें कौन सा व्याकरणाचार्य नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं, कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? ठीक है, तो देखो पाणिनि व्याकरणाचार्य हैं, पतंजलि ने भी योग में भाई व्याकरण की बात की है, पाणिनि ने तो संस्कृत को संस्कारित ही किया है, पतंजलि ने भी किया है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा जो हैं ये व्याकरणाचार्य नहीं है ना भाई। देखिए अब आप पतंजलि ही छंद शास्त्र के जनक हैं, इसीलिए जो नहीं सॉरी पतंजलि कह रहा हूं, पिंगल है, क्षमा करें, इसीलिए उसे पिंगल शास्त्र, पर पतंजलि ने जो योग दिया है उसमें भी व्याकरण की बात की। पर रामविलास शर्मा स्पष्ट है बेटे, ये आलोचक हैं। रामविलास शर्मा जो हैं, रामविलास शर्मा जो हैं ये आलोचक हैं, तो नहीं पूछ रहा है ना, तो आलोचक हैं। चलिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सही है? दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। देखो दो वर्ण मतलब जैसे अ मिलकर के आ बनते हैं, ये संधि है, और दो पद मतलब जैसे स्वर्ग प्लस वाशी बराबर स्वर्गवासी, तो ये क्या है? ये हमारा समास है। तो बिल्कुल सही है, ए ही राइट आंसर है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो पदों के मेल को समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? ने तो आपको पता है कर्ता ने, बार बार आपको बताया भी गया। तो 112 में पहला सही है, 113 में दूसरा सही है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूं बेटा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। हाँ, अगला है उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? ये सेम टू सेम क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, उतधन श्वास, याद आ रहा है? यही सेम टू सेम व्याकरण के कम से कम बेटे आप ईमानदारी से प्रैक्टिस उठा के देखना, तो कम से कम 20 नहीं 30-35 क्वेश्चन है जो हु बहु हमने वही प्रैक्टिस में आपको कराया है। सर्वनाम के भेद कितने मैं गिनाता फिरूं, और अच्छा भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता। इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये अच्छी चीज नहीं है। पर आप खुद, हमारे बच्चे इस बात के निर्णायक हैं, आप खुद देखिएगा कि व्याकरण के 30-35 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू सेम वही प्रश्न, वही विकल्प, सब कुछ है जो हमने आपको कराया था। उच्छ्वास याद आ रहा है? उतधन श्वास कई बार हमने आपको प्रैक्टिस में कराया है। ठीक है, तो 114 में बी, किस वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार, बार बार हम लोगों ने खूब पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को उद्देश्य कहते हैं और कर्ता के अतिरिक्त जो होता है उसे विधेय कहते हैं। तो 115 में पहला, 114 में बी दूसरा ऑप्शन, 115 में ए पहला ऑप्शन, 116
विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? मतलब विशेषण में यदि प्रत्यय लगा दिया जाए, कृत प्रत्यय नहीं, तद्धित प्रत्यय अगर लगा दिया जाए तो कौन सी संज्ञा बनेगी? तो बार बार आपने जाना है कि प्रत्यय लगने से एक ही संज्ञा बनती है और उस संज्ञा का नाम है भाववाचक संज्ञा ना। हर बच्चा ये जानता है कि उस संज्ञा का नाम भाववाचक संज्ञा है, इसलिए 116 में ए सही है। 117 दो अक्षरों से मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। देखिए यहां अक्षर कहा इन्होंने बेटा, अक्षरों के मिलने से, दो अक्षर शब्द नहीं कहा ना पद कहा, दो अक्षर मिलकर, जैसे अ दो अक्षर मिलकर तीसरा आ, तो ये क्या है? संधि है। ये क्या है? संधि है। दो अक्षरों के मिलने से तीसरे। अब बहुत से बच्चों को लगेगा कि उपसर्ग और समास, नहीं बेटा, समास में दो पद मिलते हैं, उपसर्ग में एक क्या होता है? एक पदांश होता है या एक शब्दांश होता है और एक पूर्ण शब्द होता है। तो दो अक्षर, अक्षर माने वर्ण, तो वर्ण केवल संधि में होते हैं। 117 में दो, 118 ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आए हैं। खूब हर बच्चा जानता है तद्भव, इसमें कुछ बताना नहीं, बहुत सरल है। जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के आए हैं उनको तद्भव कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कर्मधारय समास का उदाहरण है, देखो वाक युद्ध, वाक के द्वारा युद्ध, से या के द्वारा माध्यम बन गया, तत्पुरुष समास। त्रिलोक, तीन लोक, द्विगु समास। लेकिन परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ईश्वर की विशेषता है कि वो परम है, इसका मतलब कि यहां परम शब्द जो है विशेषण है और ईश्वर विशेष्य है, और विशेषण विशेष संबंध के कारण कर्मधारय समास है। ठीक है बेटा, तो 119 में तीसरा सही है, सी। 120 अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर हमने बार बार आपको बताया था, वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, और लास्ट होता आपका संबोधन का जो वो आता है कर्ता वाला, संबोधन वाला ना, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। यही 8 भेद होते हैं। तो 120 में दूसरा सही है, 8। 121 जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, जिस वाक्य में, अब देखो मेरी बात यहां ध्यान से समझना बेटे कि हां, हां क्वेश्चन तो सही है बेटा, हां क्वेश्चन लेवल अच्छा था। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन लेवल जो है बिल्कुल अच्छा था। अब सुनो मेरी बात बेटा, अब मेरी एक चीज और ध्यान से सुनना बाबू। मैंने कहा कि एक से अधिक प्रधान वाक्य हो। अगर देखो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर प्रधान वाक्य है, देखो अगर प्रधान वाक्य है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि उपवाक्य भी होगा। भाई बिना बिना उपवाक्य के प्रधान वाक्य पूर्ण होता ही नहीं है, नहीं होता है। तो इसका मतलब यहां मिश्र वाक्य होगा। क्यों? क्योंकि प्रधान वाक्य और उपवाक्य के योग से मिश्र वाक्य का निर्माण होता है। तो 121 में 2 बी, ये है बेटा, ये चिन्ह आपको दिखेगा नहीं, मैं बता रहा हूं, ये वाला चिन्ह बना है, और आपको पता है कि इसको अर्ध विराम कहते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं, और इसको पूर्ण विराम कहते हैं। ये हमारे 3 विराम जो चिन्ह है, ये है हमारा अल्प विराम, ये है हमारा अर्ध विराम, और ये है हमारा पूर्ण विराम। ठीक है बेटा, चल। तो 122 में 2 सी, और मतलब बी, अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए। भाई अब अंधे के आगे आप रो रहे हैं, उसे दिख ही नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अयोग्य से कहना ना, अयोग्य से कहना। भाई अयोग्य से, जैसे लोग कहते नहीं कि भैंस के आगे बेन बजावे भैंस खड़ी पगुराए। अब भाई अब भैंस के आगे बड़ा अच्छा संगीत, उसे क्या मतलब है, उसे क्या पता है संगीत क्या है, जो है बीन क्या है।
ठीक है, तो अयोग्य से कहना। हाँ, ग्रामर का क्वेश्चन लेवल का था, मैंने बार बार आपसे कहा बेटे। अब आप जब आप साहित्य पे आएंगे, लास्ट के हैं 10-15 क्वेश्चन, वो बिल्कुल कख गघ वाले हैं। साहित्य बिल्कुल कख गघ का है, ग्रामर लेवल का था। लेकिन मैं आपको ये भी ईमानदारी से बता रहा हूं, जो बच्चा हमारी प्रैक्टिस में लगातार रहा है, उसने ग्रामर, आप खुद देख रहे हैं कि मोस्टली प्रश्न कहीं कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो देखो भाई, जो पेपर बना रहा है बेटे, वो भी कोई जो है हमसे बहुत योग्य लोग हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा रखेंगे जो अच्छा लगे। बट ये है कि मोस्टली 99% क्वेश्चन आपको टच हुए हैं ना। हाँ, चलो बेटा, बीती बातों की याद दिलाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो 123 में सी, 124 में बी। लोग कहते नहीं, जैसे कोई पुरानी बात, अरे उनके पापा ने ऐसा कर दिया था, उनके ऐसे, लोग कहते क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं यार, इससे कुछ मिलेगा। तो बीती बातों को याद दिलाना, तो 124 में बी। 125, वर्ण और अर्थ के मेल से क्या बनते हैं। तो देखो बेटे, वर्ण के अर्थ से आपको पता है, हमने एक वर्ण आ लिया, एक वर्ण म लिया, और दोनों सार्थक होने चाहिए, इसीलिए कहा इन्होंने अर्थ के मेल। अर्थ के मेल मतलब सार्थक, तो इससे मिलाकर आम बना दिया, आम एक शब्द है। तो वर्ण और अर्थ के मेल से शब्द बनता है, ठीक है, और शब्द से पद बनता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। 125 में 2 नंबर बी। य र ल व किस तरह की ध्वनियां हैं। अब यहां देखो बेटे, स्पर्श, स्पर्श में म तक ही आता है, नहीं है। अंतस्थ, बिल्कुल, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। घोष, तो देखो मैंने बार बार आपको अघोष का ट्रिक बताया, वर्गीय व्यंजनों का पहला, दूसरा और तीनों श अघोष होते हैं, बाकी सब सघोष होते हैं। तो सघोष माने घोष, तो इसमें हो जाएगा एक से अधिक, क्यों, अंतस्थ भी हैं और घोष भी हैं। तो 126 में डी। 127, नासिक के व्यंजन नहीं है, य। 127 में पहला, यह अंतस्थ व्यंजन है, नासिक के व्यंजन नहीं है। 128, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मेरे हीरो हीरालाल कल ही पढ़ाया है, कल ही पढ़ाया है, कल की प्रैक्टिस में ही पढ़ाया है ना, जो है। लेकिन यहां इन्होंने अलंकार नहीं पूछा है, यहां इन्होंने पूछा है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है। देखो बेटे, आप जानते हैं कि जहां अभिधा मतलब सीधा अर्थ, सीधा अर्थ तो यहां निकल नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अब क्या है, अब मामला यहां यह है कि जो श्लेष अलंकार होता है वो व्यंग्यार्थ होता है, हमेशा व्यंग्यार्थ होता है ना, इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति होगी इसमें, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से व्यंजना होगी। क्योंकि जैसे आप लोग पढ़ते भी होंगे, जब आप व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ते होंगे तो वहां आप लोग जो है वो पढ़ते होंगे ना, क्या कहते हैं, शाब्दी व्यंजना में जब आप पढ़ते हैं तो वहां आप पढ़ते हैं एक उदाहरण जो है को घटिवे वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ये क्या है, ये श्लेष अलंकार है। वृषभान, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिवे वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो वहां हमें शब्दों को तोड़कर अर्थ निकालना पड़ता है। तो यहां भी जो है, तो इसमें बेटा देख लेना, मेरे हिसाब से व्यंजना होनी चाहिए, बट हो सकता है कि लक्षणा, क्योंकि कुछ कुछ श्लेष ऐसे भी हैं जहां लक्षणा भी होती है, मैं साफ बता रहा हूं, जहां लक्षार्थ सीधा सीधा दिख जाता है। इसलिए प्लीज मेरे हिसाब से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अभी रोक के रखना। बट जिसने अभिधा लगाया है या लक्षणा और व्यंजना के अतिरिक्त कुछ लगाया है, वो अपना क्रॉस कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। याद होगा मैंने आपको कराते समय सेम यही उदाहरण कराया है। मैंने कहा बेटा, अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस पूरी जोड़ लेना, अगर इसमें से 40 को 35 से 40 के बीच में न बैठे, जो हूबहू आपके प्रैक्टिस में ना हो, तो मुझे बताना। हूबहू, मैं बार बार चिल्लाता था, केवल मेरी प्रैक्टिस देखो, केवल मेरी प्रैक्टिस में रहो। आप खुद देख लो बेटे, उदाहरण आपके सामने, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना, इसको मैंने थोड़ा सा इसलिए कह दिया बेटा कि मैं अभी तत्काल ढूंढ नहीं पाया,
साफ बता दे रहा हूं, जो चीज मुझे डाउट में है मैं अपने को ज्ञानी बनकर यहां नहीं दिखाऊंगा कि मैं ज्ञानी बनूं और मेरे बच्चे को मैं बाद में परेशान करूं कि नहीं यार ये तो हमारा सही था, गुरुदेवा ने गलत करा दिया था। मैं ये शब्द नहीं सुनना चाहता, वाह नहीं वो, साफ शब्दों में, इसलिए नहीं है तो नहीं। क्लियर। लघु और गुरु किसके अंग हैं? तो लघु और गुरु छंद में होते हैं। तो 129 में बी, 130 में सी, 131 छंद के कितने प्रमुख भेद हैं? देखो बेटा, अगर इसमें से बहुत बच्चों ने 3 लगाया होगा, बहुत बच्चों ने 3 लगाया होगा क्योंकि उनको लगा होगा वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। लेकिन अगर इन्होंने प्रमुख शब्द नहीं लगाया होता तो यहां 3 हो सकता था, बट जब प्रमुख लगाया है तो क्लियर 2 होगा, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, तीसरा नहीं होगा। इसलिए 131 में पहला ऑप्शन सही है। 132, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत तक में मतलब सीमित हो जाती है तो सीधी सी बात है उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। 132 में सी, उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है। हां, सेम मैंने बताया तो, सेम एग्जाम्पल, सेम। ये क्षेत्रीय भाषा वाला भी हमने कई बार आपको, ये तो जब आपको नोट्स में पढ़ाया था वहां भी मैंने ये बात बताया था कि बेटा नोट कर लेना कि कोई भाषा जब सीमित हो जाती है एक क्षेत्र विशेष में तब वो जो है एक क्षेत्रीय भाषा या बोली बन जाती है। जो क्षेत्रीय भाषा होती है वही बोली, बोली का भी छोटा रूप है क्षेत्रीय भाषा। जैसे हम कहते नहीं कि कैसे कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बानी, ऐसे कहावत कही जाती है ना, तो ये क्षेत्रीय भाषा के लिए। 133, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? मतलब कह रहे हैं सरकार जो है, जो अपना गजट देती है उस गजट में, तो भाई मेरे हिसाब से इसमें अधिसूचना होनी चाहिए, क्योंकि गजट वगैरह जब होता है तो लोग कहते हैं देखो सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया, अधिसूचना ही होता है इसका मतलब। मेरे हिसाब का मतलब ये मत सोचना गुरुजी कंफर्म नहीं है, इसका अधिसूचना होता है। तो 133 में सी। 134, संक्षिप्तता, संक्षिप्तता है, संक्षिप्तता, अस्पष्टता, क्रमबद्धता किसके गुण हैं? भाव पल्लवन, संक्षेपण, सारांश। देखो बेटे, अब इसमें तीनों चीजें आपको ध्यान से समझनी है। भाव पल्लवन क्या है, संक्षेपण क्या है और सारांश क्या है? भाई अब इसमें जो है कि संक्षिप्तता, अस्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? तो भाई देखो, भाव पल्लवन का मतलब होता है किसी बात को शार्ट में कहना, शार्ट में कहना और उसका पूरा भाव लेकिन प्रकट हो जाना चाहिए, ऐसे कहें कि उसका भाव प्रकट हो जाए। संक्षेपण का मतलब है जितना कम से कम में कह सकते हैं वो, उसमें भी पूरा भाव आना चाहिए। और सारांश का मतलब होता है बेटे कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसकी संक्षेपण। देखो, भाव पल्लवन में पूरा भाव आना चाहिए, संक्षेपण में पूरी बात आनी चाहिए पर कम से कम में, और सारांश में जो मुख्य मुख्य बातें हैं केवल वो आनी चाहिए ना। तो इसलिए संक्षिप्तता, स्पष्टता, क्रमबद्धता ये मेरे हिसाब से तीनों में होना चाहिए, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है बेटा, बता दूंगा, बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चे, घबराओ नहीं, कट ऑफ भी बता दूंगा। ठीक है, कट ऑफ के लिए जो है मैं आपको एक अलग से ही क्लास लेकर के और आपको कट ऑफ भी बता दूंगा। चलो अगला, हाँ रुक जाओ मैं जरा सा आप हाँ चलो बेटे, अच्छा अगला, रीति की टीजीटी कट ऑफ भी बता दूंगा। असमंजस में मन उलझना, असमंजस में पड़ जाना, तो असमंजस में पड़ जाना का मतलब होता है बेटा किंग कर्तव्य विमूढ़। तो 135 में सी। 136, अब देखिए 136 से लेकर के 150 मतलब 15, 36 से लेकर के 40 तक 5 और 50, 15 क्वेश्चन साहित्य है, केवल 15, मतलब 80 में से 65 क्वेश्चन व्याकरण और 15 क्वेश्चन साहित्य। और इसमें भी लास्ट के 2 क्वेश्चन वो हैं जो हिंदी भाषा सब वो प्रयोगशाला प्रयोग वाली जो हिंदी होती है उसके। तो चलिए उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए। देखो बेटा बिल्कुल आसान है, नाभादास भक्ति काल के हैं, पहले में 3,
ए में 3 केवल एक में सी में दिया हुआ है। चंद बरदाई आदिकाल के हैं बेटा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं ये बेटे हमारे जो हैं ये आधुनिक काल के हैं, और केशवदास भी रीतिकाल के हैं। ठीक है, तो सबका मिला दिया हमने। ए में 137 में सी। 138 यशोधरा। देखो यशोधरा एक चंपू काव्य है। ए में 2 माने पहला ऑप्शन, 138 में पहला सही है। रश्मिरथी खूब याद होगा, हमने चर्चा किया था रश्मिरथी की, याद किया था ना। जब याद होगा मैंने एक पंक्तियां बार बार कोट की थी, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है ना। तो रश्मिरथी में दिनकर जी कहते हैं जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये हमने चर्चा खूब की थी। कर्ण पर है कि कृष्ण बनाने जाते हैं, तमाम बातें। खैर जो बिहारी सतसई समय नहीं है इनका, मुक्तक है, और रामचरितमानस जो है महाकाव्य है। तो 138 में पहला। 139 निर्मला प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ए में 3। अच्छा विकल्प भी बनाया इन्होंने, तो ऐसा बनाया कि एक ऑप्शन पकड़ते ही सब क्लियर हो रहा है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, खूब हमने पढ़ा था। कंकाल प्रसाद का है। गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ हस्क का है। गिरती दीवारें कंदील शहर में घूमता आईना गर्म राख, तमाम पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो 139 में 2। 140 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण क्या किया है? बिल्कुल गद्य काल कहा है बेटा, हमने खूब पढ़ा। 140 में 3 सी। कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं बेटा, आपने पढ़ा, प्रताप का संपादन करते थे, पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, साहित्य इतिहास ग्रंथों को लेखकों के साथ मिलाइए। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। ए में 4 मतलब बी सही है। 141 में 3 मतलब सी। 142 में 2 मतलब बी। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु। बताओ, अब यही साहित्य का स्तर था। नहीं रीट की नहीं है यार, ये बिहार वाला सॉल्व करा रहे हैं मनीष जी। ठीक है बाबू, हाँ 6 to 8 का है सॉल्व। चलो 143 कह रहे हैं निम्नलिखित समास को उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए। अव्ययी भाव यथाशक्ति 20 बार आपने किया है, बताना नहीं। ए में 2 मतलब ए सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है। तत्पुरुष देश के लिए भक्ति, बहुब्रीहि पीतांबर और द्वंद्व में हाथापाई। ठीक है, चलिए अगला है अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों को मिलाइए। मैंने कहा ना 2 हैं यहां। अकॉर्डिंग का मतलब होता है तदनुसार। ए में 3 और ए में 3 सी में है। अब इसके आगे आप खोज लीजिएगा, हम अंग्रेजी के आदमी नहीं है। ठीक है, हाँ सेंसस का मतलब होता है जो है वो क्या कहते हैं, बेसिक पे का मतलब मूल वेतन होता है। सी में 2 है, सी में 2 भी बिल्कुल सही मिल गया। डी में 1 ये जो है एडजस्टमेंट का मतलब समायोजन है। डी में 1, तो सी इज द राइट आंसर। देखो हमको भी इतनी अंग्रेजी आती है, पढ़ भी ले रहे हैं आराम से धड़धड़ा के। ठीक है, हाँ जिंदाबाद कहो एक बार। चलो 100 पहुंच गए आंसर की में, बहुत बड़ी बात है। अरे वाह पलामू जी आपने दिया था मिस में, चलो दिया था भैया। हाँ बेटा निशा जी, पलामू जी हमारे पुराने शिष्य हैं और पिछली बार वाली वैकेंसी में आप चयनित हैं ना, और जो है बहुत बहुत अच्छे विद्यार्थियों में से एक हैं। खूब मतलब एक तरह से कहिए कि गुरुओं को सम्मान देना, और दूसरी चीज ये है कि एकदम दृढ़ निश्चय होकर पढ़ाई करना। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित लोकोक्तियों को मिलाइए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ए में 2 मिलाने से पहला ही ऑप्शन मिल गया। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मतलब होता है बेटे कि कथनी और करनी में अंतर होना। बी में 4 सही है। सब धान 22 पसेरी। सब धान 22 पसेरी का मतलब होता है बेटा अज्ञानी के लिए अच्छी और बुरी चीजों में कोई अंतर नहीं होता। सी में 3। ठीक है, और डी होनहार बिरवान के हो चीकने पाक पूत के पाव पालने में दिख जाते हैं।
चलो, निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। हम खा चुके माने विधिवाचक वाक्य, सिंपल सा एक सरल वाक्य है। उसने नहीं खाया, तो ए में दो करते ही ए मिल गया, तो 145 में पहला ए सही है, 146 में भी ए सही है। उसने नहीं खाया निषेधवाचक है बेटा। क्या तुम खा रहे हो प्रश्नवाचक है बेटा। तुम खाओ आज्ञावाचक है, यहां भी एक व्याकरण घुसा दिया ना। शाब्दी व्यंजना कहां होती है, जहां अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। इसी आधार पर मैंने आपको बताया था बेटा कि जो है जहां अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है वही लक्षणा वाला, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मेरे हिसाब से वहां व्यंजना होगी और शाब्दी व्यंजना होगी। ठीक है। नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा, कल ही हमने इसकी बात की थी हीरो हीरालाल, देख लो ज्यों वाली बात हमने कल ही की थी। जब कल वो एक उदाहरण आया था तो हमने कहा था ना कि उत्प्रेक्षा में जिमी और ज्यों भी जोड़ लो। कल ही आपसे ये बात की थी हमने, याद आ रहा है। कल ही हमने बात की थी कि उत्प्रेक्षा में जिमी और ज्यों जोड़ लो, और देखो आपके सामने है, कल ही बात की थी हमने। सही कह रहा हूं कि नहीं। कल ही हमने जो है, कोई बात नहीं बेटे, चलो एक नौकरी है तो मेहनत करते रहो, आगे हो जाएगा बाबू। हट जाओ आतंकवादी तत्वों, यहां आओ नहीं, भगो भाई यहां से, चलो भगो 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 भगो, भगो। चलो ठीक है। तो कल ही हमने कहा था जिमी और ज्यों जोड़ लो, और देखो आ गया प्रश्न। ठीक है, तो 148 में 2 उत्प्रेक्षा। बल्कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक बच्चे ने कमेंट भी लिखा था ना कि ये मास्टर गलत पढ़ाता है, ये उपमा होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, यद्यपि मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि बेटा उत्प्रेक्षा ही सही है, थोड़ा सा पढ़ो ना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे हैं बेटा, देखो कोई भी लिख सकता है। दिवस का अवसान समीप था, ये बेटा देखो मैं आपको बताऊं, ये जो है नभ भर द्वित, ये न इसमें न गण भगण भगण रगण बनेगा। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लें, मैं बना के भी देख लिया हूं। द्रुत विलंबित छंद है, और वैसे भी द्रुत विलंबित ये तो सब जानते हैं कि ये द्रुत विलंबित का सबसे बढ़िया उदाहरण है। न भ भर, देखो दिवस 3 हो गया, जो है इसमें जो है न स ल, तो मतलब न, तो इसमें न गण भगण भगण रगण बन रहा है, नभर। चलिए विभाव क्या है, विभाव वही है भाव के उद्बोधन का कारण। क्यों, क्योंकि नायक नायिका के कारण ही रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, जो भी कहिए ना, और वही विभाव होते हैं। तो 147 में 2 मतलब बी, 148 में बी, 149 में ए, और 150 में ए। ये रहा क्वेश्चन। हां अब एक बात जो है, हां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, विज्ञान भी हो जाएगा बेटा, विज्ञान भी हो जाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूं। इसमें विलंब नहीं, हर टीचर लगे हुए हैं और पेपर फटाफट आ, सबकी अपनी अपनी। मैं ये पेपर 1 घंटा 1.5 घंटा पहले भी आपको सॉल्व करा लेता, 1 घंटा पहले भी करा देता बेटा, पर थोड़ा सा बच्चे की स्वास्थ्य की दिक्कत थी, उसे लेके मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा ना। मतलब आप ये ईमानदारी से सोच सकते हैं कि एक शिक्षक, वास्तव में एक शिक्षक का कर्तव्य कितना कठिन है, कि बच्चा बुखार से तप रहा था, एक हाथ मैंने उसके ऊपर रखा था और दूसरे मोबाइल सरका के देख रहा था क्वेश्चन। क्या करें, मजबूरी है, करके दिखा के फिर लेके आए। पर ठीक है, हर टीचर लगे हुए, मुश्किल से 10-5 मिनट आगे पीछे होगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और ये नहीं, देखो बेटी एक बात मैं और बताऊं, हमारे टेक्स्ट बुक की एक खास बात है, हर टीचर ये प्रयास करता है और हमारी संस्था ये प्रयास करती है कि आपको जो दिया जाए वो ऑथेंटिक दिया जाए। हम ये नहीं है कि बस आया जी लगाओ तुरंत हम ABCD बता दिए, नहीं, जो देंगे ऑथेंटिक देंगे। जहां दिक्कत होगी वहां बता देंगे कि बेटा देखो ये समस्या, ये बात हमें नहीं समझ में आई या हमें नहीं मिला, इसे आप देखना। ठीक है बेटा, तो बस मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूं, बस आप लोगों से चलते चलते इतना भी कहूंगा कि जो साथी साथियों तक शेयर करिएगा, और स्पेशली हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसे साथियों तक जो ग्रामीण अंचल में हैं, जिनको ऑथेंटिक आंसर की के लिए परेशान होना पड़ रहा है, उन तक शेयर जरूर करिएगा, वो बच्चे मिलाएंगे जो है। और हाँ, आप सभी लोग चैनल पे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।